हेलो एवरीवन, आप सभी का सिलेक्शन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। रेस इप्सा लॉक्यूटर वैसे तो एक छोटा सा लीगल मैक्सिम है जिसका बहुत सिंपल सा मीनिंग सभी बोल देते हैं कि थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रेस इप्सा लॉक्यूटर को बहुत सारे केसेस में बहुत बार रेफ़र करा है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस इप्सा लॉक्यूटर। हम देखने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इस प्रिंसिपल को यूज़ करा है और किस तरह से ये हमारे लिए रेलेवेंट है। तो बेसिकली रेस इप्सा लॉक्यूटर जो है वो एविडेंस का एक रूल है। आपने एविडेंस में पढ़ा होगा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी होते हैं और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रेस इप्सा लॉक्यूटर बेसिकली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर ही देखा जाता है। ये एविडेंस का एक रूल है। फटाफट देखते हैं इसके ओरिजिन को, क्योंकि ओरिजिन नहीं पता होगा तो हमें मैक्सिम प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आएगा। एंशिएंट रोम में ग्रीक फिलोसोफर सिजरो ने ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज़ करी थी 52 BC में अपने एक फ्रेंड को डिफेंड करते हुए। उनका एक फ्रेंड था, कुछ पॉलिटिकल मर्डर हो गया था उस टाइम पर एंड ही वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग हिज पॉलिटिकल एनिमी। तो उस टाइम पर उसको डिफेंड करते हुए इन्होंने ये टर्म यूज़ करी थी, लैटिन टर्म रेस इप्सा लॉक्यूटर। उसके बाद एक काफ़ी लंबा गैप आया, ये टर्म यूज़ नहीं हुई इतनी फ्रीक्वेंटली। लेकिन 1863 में पहला केस आया इंग्लैंड का, बायरन वर्सेस बॉटल का, जिसमें बायरन सड़क पर गुजर रहे हैं और उनके ऊपर आटे की थैली गिर जाती है उनके ऊपर और उनको चोट लगती है। तो लेकिन उस टाइम पर उस आसपास वहाँ पर कोई विटनेस नहीं है जिसने देखा हो कि ऊपर से गिरा, किसकी लापरवाही थी किसकी नहीं थी, या कब कैसी चोट लगी। लेकिन बायरन ने बॉटल को सू कर दिया डैमेजेस के लिए। तो उस टाइम पर कोर्ट ने, क्योंकि कोई डायरेक्ट एविडेंस तो था नहीं साबित करने के लिए, तो कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मतलब उसकी चोट देखकर, उसको एक्चुअल में फिजिकल इंजरी हुई है उसको देखकर इन्होंने डिसाइड करा कि इसे कंपनसेशन देना पड़ेगा एंड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रिंसिपल रेस इप्सा लॉक्यूटर। तो रेस इप्सा लॉक्यूटर का प्रिंसिपल आप कब इन्वोक कर सकते हैं? पर्सनल इंजरी के केसेस में, नेग्लिजेंस के केसेस में, प्रोफेशनल लायबिलिटी के केसेस में, लार्ज स्केल पर जब कैटास्ट्रॉफिक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो आप कर सकते हैं रेस इप्सा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल। मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में बहुत बार एप्लीकेबल हुआ है ये। प्रोडक्ट लायबिलिटी हो गई, मिसरिप्रेजेंटेशन इन सेल ऑफ गुड्स हो गया, जैसे आपको सैंपल कुछ और दिखाया था, आपको दे कुछ और दिया, आपने बल्क को टैली नहीं करा, तो आप उस केस में डैमेज अपने क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली रेस इप्सा लॉक्यूटर लॉ ऑफ टॉर्ट्स का भी एक सिंपल सा प्रिंसिपल है जो नेग्लिजेंस में उसके सब हेड में कवर किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं, एलिमेंट्स ऑफ रेस इप्सा लॉक्यूटर। तो जैसा मैंने आपको बोला कि नेग्लिजेंस का ही एक सब पार्ट है। तो प्लेंटिफ को सिर्फ रेस इप्सा लॉक्यूटर को प्रिज्यूम करवाने के लिए कोर्ट को इतना ही साबित करना है कि उसका और डिफेंडेंट का एक लीगल रिलेशनशिप था जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक ड्यूटी ऑफ केयर वाला कॉन्सेप्ट आया। नंबर 2, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ है। तीसरा, इससे प्लेंटिफ को इंजरी हुई है और उस इंजरी से उसे नुकसान हो गया है। एक बार ये चारों एलिमेंट अगर प्लेंटिफ एस्टैब्लिश कर देता है कोर्ट के सामने तो उस नेग्लिजेंस को प्रूव करने का पूरा बर्डन डिफेंडेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर चली गई है? डिफेंडेंट के ऊपर चली गई है कि वो अब एविडेंस लेकर आएगा और वो ये साबित करेगा कि भी मेरी तरफ से मैंने प्लेंटिफ के साथ कोई गलत काम नहीं करा। अगर बाय चांस दोनों का एविडेंस सेम वेटेज पर आता है तो उस केस में डिफेंडेंट केस हार जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिफेंडेंट जब ये अपनी डिफेंस में बोलेगा तो वो क्या क्या डिफेंसेस क्लेम कर सकता है। वो ये कह सकता है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस था, प्लेंटिफ के खुद गलत काम की वजह से मेरा जो है वो उसका ड्यूटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया था, उसकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं थी और उसकी कोई लीगल ड्यूटी वो ओ नहीं करता था या ड्यूटी ऑफ केयर वो ओ नहीं करता था प्लेंटिफ को। तो यस, रेस इप्सा एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और रिबटेबल प्रिजम्पशन है। तो रिबटेबल प्रिजम्पशन का मतलब क्या हुआ कि डिफेंस जो प्लेंटिफ का प्रिजम्पशन है उसको काउंटर कर सकता है।
रेस इप्सा और क्रिमिनल केसेस का क्या रिलेशनशिप है? जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत फेमस केस है आर वर्सेस रिचर्डसन का, जिसमें पूरा का पूरा एविडेंस आपको वैसे ही समझाया जाता है कि किस तरह से एविडेंस के रूल्स काम आते हैं, किस तरह से वो प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया कि अगर एक नौकर नौकरानी बेड के नीचे छुपे हुए हैं और उनका मालिक सामने मरा पड़ा है, अचानक से पुलिस आ जाती है, तो बर्डन किसके ऊपर है साबित करने का कि वो बेड के नीचे क्या कर रहे थे? उन नौकर और उस नौकरानी के ऊपर है। सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट रेस इप्सा लॉक्यूटर के प्रिंसिपल की बात करता है। इट सेज कि अगर कोई फैक्ट किसी एक पर्टिकुलर बंदे की नॉलेज में है तो वो फैक्ट वही बंदा प्रूव करेगा जिसकी वो नॉलेज में था। चलिए फटाफट केस लॉस भी देख लेते हैं। पशुभाई परसोत्तम उदेशी एंड अदर्स वर्सेस मेसर्स रंजीत किनिंग प्रेसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के केस में कोर्ट ने सीधा सीधा ये बताया है कि जनरल प्रिंसिपल ये होता है कि प्लेंटिफ प्रूव करता है नेग्लिजेंस, पर कभी कभी उसके लिए इतना मुश्किल हो जाता है ये साबित करना कि ये सब कैसे हुआ। एक्सीडेंट तो हुआ है लेकिन वो साबित नहीं कर पा रहा है कि कैसे हुआ है। तो उस केस में कोर्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर रिलाई करके पूरा का पूरा बर्डन डिफेंडेंट के ऊपर शिफ्ट कर सकता है कि भैया आप अब प्रूव करिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। ठाकुर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कोर्ट ने सिंपल ये कहा है कि जो बस ड्राइवर था वो ये साबित नहीं कर पाया कि उसकी कोई लापरवाही नहीं थी जब वो बस जाकर नहर में गिरी थी। कोई ना तो उसके पास वैलिड रीजन था ये साबित करने का, ना ही उसके पास कोई एविडेंस था इस चीज़ को साबित करने का कि वो नेग्लिजेंट नहीं था। मोहम्मद अनिउद्दीन अलियास मियाम वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में कोर्ट ने ये बोला है कि बेसिकली रेस इप्सा लॉक्यूटर की जो डॉक्ट्रिन होती है वो नेग्लिजेंस का पार्ट होती है और नेग्लिजेंस के केसेस में ही इसे अप्लाई किया जाता है। सैयद अकबर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बता दिया है कि किन कारणों से रेस इप्सा लॉक्यूटर की एप्लीकेबिलिटी आप क्रिमिनल केसेस में नहीं कर सकते। पहला तो यही है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है आपका, और दूसरा बात यह है कि पूरा का पूरा जो बर्डन होता है प्रूफ करने का वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है और वो भी बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। तो हम पहले से ही कुछ अपने प्री कंसीव्ड नोशंस पर नहीं काम करेंगे कि हाँ इसने ऐसा करा होगा। तो दो रीजन इसमें उन्होंने दिए हैं। पहला रीजन है कि burden of proving everything essential to the establishment of the charges against the accused always rests on the prosecution, and secondly जो burden का है उसका वेटेज है वो beyond a reasonable doubt है। ईश्वरी वर्सेस कर्नाटका के केस में कहा है कि कोर्ट ने कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को क्रिमिनल केसेस में कैसे अप्लाई किया जाता है। सिचुएशन है कि अगर एक लड़का और एक लड़की बेड के नीचे छिपे हुए हैं और उनके सामने एक बंदा भरा हुआ है और तो वहाँ अगर कोई अचानक से आ जाता है घर का कोई दूसरा मेंबर, तो वो बर्डन उनके ऊपर है साबित करने का कि वो वहाँ पर क्यों थे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है गिल्ट एस्टैब्लिश करता है। जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रेस इप्सा लॉक्यूटर लॉ ऑफ टॉर्ट्स का प्रिंसिपल है, इसे आप इंडियन पिनल कोड में आंखें बंद करके अप्लाई नहीं कर सकते। एएस मित्तल एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के केस में डिफेंडेंट्स ने एक आई कैंप ऑर्गेनाइज करा था और कैटरैक्ट के ऑपरेशंस करे थे इसमें, जिससे कि बहुत सारे लोगों का पोस्ट केयर अच्छी तरीके से ना होने की वजह से उनकी आई साइट चली गई थी। तो 12,500 के डैमेजेस पे करे गए थे इंडिविजुअल पार्टी को, और कोर्ट ने इसमें कौन सा प्रिंसिपल लगाया था? रेस इप्सा लॉक्यूटर का प्रिंसिपल लगाया था। किन बेसिस पर लगाया था? कि ये इंजरी नहीं होती अगर डॉक्टर्स नेग्लिजेंट अपनी पोस्ट ऑपरेशन ट्रीटमेंट पर नेग्लिजेंट नहीं होते। अच्युतराव हरिभाव खोड़वा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला केस हमने मेडिकल नेग्लिजेंस में भी डिस्कस करा हुआ है। इसमें एक टावल उस लड़की के पेट में रह जाता है, इसकी वाइफ के पेट में रह जाता है। तो कोर्ट कहता है कि जनरली ऐसा होता है कि फॉरेन बॉडीज रह जाती हैं, लेकिन इस तरह की फॉरेन बॉडी की आपको दिख भी नहीं रही है, इतना बड़ा टावल उसके पेट में चला गया और आप इतने केयरलेस हैं, वी कांट प्रिज्यूम इट कि आपकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं थी। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ओलियम गैस लीक पहला एक ऐसा केस रहा है जहां पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी रेस इप्सा लॉक्यूटर का प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है। और मिसलिनियस केसेस अगर आपने देखने हैं सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट के, तो राहुल एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है, टी शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है, स्कॉट वर्सेस लंदन एंड कैथरीन डॉक्स कंपनी है, सैयद अकबर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है, और केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस कमल लक्ष्मी अम्मा का केस है। इसके अलावा लॉ ऑफ टॉर्ट्स के नेग्लिजेंस के चैप्टर के जितने भी केसेस हैं वो सारे रेस इप्सा लॉक्यूटर पर भी अप्लाई होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।